ओके, तो नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स और एग्जांपल्स पर आते हैं। कुछ की पॉइंट्स में जैसे सबसे पहले फाइनली हम लोगों ने ए वेक्टर को लिखा ए कॉस अल्फा आई के प्लस ए कॉस बीटा जे के प्लस ए कॉस गामा के। तो ये मेरे पास 3D वेक्टर आ गया कि ए वेक्टर को हम कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की टर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं इस 3D वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालता तो मैं क्या करता, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता। तो वेक्टर लिख लेते हैं, वेक्टर कितना है? ए कॉस अल्फा आई के प्लस ए कॉस बीटा जे के प्लस ए कॉस गामा के अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, वो भी कितना है? ए ही तो है। अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखूं, क्योंकि ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए ही होगा, तो ए से ए कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली यहां पर आपके पास इक्वेशन क्या आई? दैट इज कॉस अल्फा आई केव प्लस कॉस बीटा जे केव प्लस कॉस गामा के दैट इज इक्वल्स टू ए कैप। तो ए कैप आया कॉस अल्फा आई के प्लस कॉस बीटा जे के प्लस कॉस गामा के कैप। तो मैं बोल सकता हूं दैट इज ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो किसी भी 3D वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है कॉस अल्फा आई के प्लस कॉस बीटा जे के प्लस कॉस गामा के वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जैसे कि एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एन एग्जांपल a 3D vector makes equal angle with a 3D vectors make equal angle with x axis and y axis, और वो एंगल आपको दे रखा है दैट इज इक्वल टू π/4। एक 3D वेक्टर है जो x एक्सिस और y एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है और वो एंगल दे रखा है आपको π/4। फाइंड आउट यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। किसी भी 3D वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है कॉस अल्फा आई के प्लस कॉस बीटा जे के प्लस कॉस गामा के। किसी भी वेक्टर का 3D वेक्टर होता है कॉस अल्फा आई के प्लस कॉस बीटा जे के प्लस कॉस गामा के। और अगर मुझे इस वेक्टर को कैलकुलेट करना है तो मुझे अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू चाहिए। मुझे यहां पर दे रखा है कि जो पार्टिकल है, जो वेक्टर है सॉरी, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? π/4। तो मैं बोल सकता हूं अल्फा, क्योंकि एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल क्या होता है? अल्फा। तो अल्फा और वाई एक्सिस से बनने वाला एंगल होता है बीटा। दोनों की वैल्यू कितनी है? π/4। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस π/4 दैट इज 1/√2। भाई तीनों की वैल्यू अगर मैं इसकी बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/√2 के। तो मुझे अल्फा पता है, बीटा पता है, तो मुझे निकालना क्या है? गामा। और ये कहां से आएगा? हमारे पास फॉर्मूला है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है? 1 के। तो यहां पर अगर मैं इसको पुट करूं तो मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा दैट इज 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा। तो यहां से 1/2 और 1/2 कितना हो गया? 1। ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से मेरे पास कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। और अगर ये 0 के बराबर आ गया तो यहां से कॉस गामा इज इक्वल टू 0, तो गामा आपके पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू π/2। यानी मैं बोल सकता हूं कि जो वेक्टर है
वो एक्स एक्सिस से पाई बाय 4, वाई एक्सिस से पाई बाय 4 और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, पाई बाय 2। जेड एक्सिस से कोई भी एंगल पाई बाय 2 कब हो सकता है, जैसे मान लो ये जेड एक्सिस है और वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस से पाई बाय 2 एंगल तभी बनाएगा जब वो एक्स वाई प्लेन में हो। तो मैं बोल सकता हूं एज वेक्टर मेकिंग एंगल या फिर एज वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। इसका मतलब वेक्टर कौन से प्लेन में है, वेक्टर इज इन एक्स वाई प्लेन, वेक्टर इज इन एक्स वाई प्लेन। तो अगर मैं वेक्टर लिखूंगा यहां पर तो मेरे पास फाइनली कितना आ जाएगा, मेरे पास वेक्टर आएगा दैट ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा आई के प्लस कॉस बीटा जे के प्लस कॉस गामा के के। अल्फा इज पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 आई के प्लस 1 बाय रूट 2 जे के प्लस कॉस गामा, गामा इज 90 डिग्री, कॉस 90 इज 0 के। तो फाइनली आपके पास कितना आया, आई के प्लस जे के बाय रूट 2। तो फाइनली मेरे पास ए कैप आ गया। यहां से भी देख सकते हो आप कि जो वेक्टर आया मेरे पास आई और जे की टर्म में आया, यानी वेक्टर कौन से प्लेन में आया, एक्स वाई प्लेन में। तो हम बोल सकते हैं इस वेक्टर का कोई भी प्रोजेक्शन जेड एक्सिस में नहीं होगा। तो एज वेक्टर इज इन एक्स वाई प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए वेक्टर, एक 3D वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर इज 2ik प्लस 2jk प्लस kk। बहुत 3 क्वेश्चन यहां पर लिख दिए मैंने। पहला, फाइंड आउट एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सबसे सिंपल है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोचते हैं कि 3D वेक्टर में पार्टिकल जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है तो वो होता क्या है, द एंगल मेड बाय द पार्टिकल विद एक्स एक्सिस, जिसको हम अल्फा बोलते हैं। एंगल मेड बाय द पार्टिकल विद वाई एक्सिस, इसको हम बीटा बोलते हैं। और एंगल मेड बाय द पार्टिकल विद द जेड एक्सिस, इसको हम गामा बोलते हैं। तो आपसे पूछा क्या है, अल्फा, बीटा और गामा। तो मैं कॉस अल्फा निकाल सकता हूं क्या, कॉस अल्फा होता क्या है, कॉस अल्फा होता है ए एक्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो आपसे कॉस अल्फा पूछा है तो मुझे चाहिए क्या, ए एक्स चाहिए और मॉड ए चाहिए। ए एक्स क्या होगा, ए एक्स होगा आई केब का कोफिशिएंट, क्योंकि हम वेक्टर को लिखते कैसे हैं, किसी भी 3D वेक्टर को लिखते हैं ए वेक्टर इज ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। तो ए एक्स अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, तो ए एक्स इज 2 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ आई केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू 2/3। ये आ जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2/3। तो यहां से अल्फा कितना आएगा, अल्फा आएगा कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। सेम अगर मैं आपसे पूछता एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द वाई एक्सिस, तो कॉस बीटा इज ए वाई बाय मॉड ए। ए वाई कितना हो जाता, ए वाई इज अगेन 2। और अगर मॉड ए की बात कर रहे हैं तो मॉड ए कितना है, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 3। अभी निकाला ना, दैट इज 3। तो यहां से आपके पास बीटा आ जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। अब आते हैं थर्ड पे, कॉस गामा। कॉस गामा इज ए जेड बाय मॉड ए। ए जेड किसके बराबर है, दैट इज 1 बाय मॉड ए 3। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास गामा आएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, दैट इज एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया, जेड एक्सिस आ गया। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। इस वेक्टर का, ये जो गिवन वेक्टर है
इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन अगर लेना है तो कौन से कंपोनेंट को जीरो करना पड़ेगा? वो कंपोनेंट कौन सा? z। तो एक्स वाई में प्रोजेक्शन है तो z जीरो हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, द प्रोजेक्शन वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, तो z को जीरो करना पड़ेगा, तो z को हटा देते हैं, तो बचा कितना? 2ik प्लस 2jk, तो दैट इज इक्वल्स टू 2ik प्लस 2jk। नेक्स्ट इसका मैग्नीट्यूड, और अगर मैं आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछूं तो ये कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, 4 प्लस 4 8, 8 का रूट ये आएगा 2√2, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। एंड लास्ट, द एंगल मेड बाय दिस प्रोजेक्शन वेक्टर विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये वाला वेक्टर एक्स और वाई से कितना एंगल बनाएगा? तो या तो हम इस वेक्टर को ड्रॉ कर लें, पहला तरीका। तो ड्रॉ कैसे करें? ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स में कितना है? 2, वाई में कितना है? 2, तो ये हो गया मेरे पास वेक्टर। मान लो ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है अल्फा, तो इस अल्फा को कैसे निकाल सकता हूं? मैं सीधे tan अल्फा लिख सकता हूं। tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस 2 को उठा के यहां से यहां ला सकते हैं। तो परपेंडिकुलर की लेंथ भी 2 है और बेस की लेंथ भी कितनी है? 2, तो यहां से आपके पास आ गया tan अल्फा इज 2/2, और ये कितना आया? 1 के बराबर। तो tan अल्फा अगर 1 के बराबर है तो अल्फा कितना आएगा? π/4, 45 डिग्री। अगर अल्फा 45 आया तो अल्फा कौन सा एंगल हो गया? ये जो प्रोजेक्शन वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से बना रहा है, तो ये 45 हो गया। ये टोटल कितना है? 90, तो ये 45 है, तो ये भी कितना होगा? 45। यानी ये वाला वेक्टर एक्स एक्सिस से भी 45 एंगल बनाएगा और वाई एक्सिस से भी 45 एंगल बनाएगा। तो मैं बोल सकता हूं इसके लिए अल्फा एंड बीटा दोनों कितना हो गया? π/4 हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है, ये वेक्टर हमें दे रखा था। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि ये वेक्टर जो आपको दे रखा है 3D वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा यहां लिख दिया। कॉस अल्फा ax/a कॉस बीटा ay/a कॉस गामा az/a, कैलकुलेट कर लिया। अगला पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन निकालना है तो z को जीरो कर दिया, तो z को जैसे ही मैंने जीरो किया तो ये बचा, z को हटाओ, तो a वेक्टर इज 2ik प्लस 2jk, और इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, या जाएगा 2√2। एंड द लास्ट पॉइंट, एंगल मेड बाय दिस प्रोजेक्शन वेक्टर विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कैसे निकालेंगे प्रोजेक्शन? तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को बना लो, बहुत आसान है बनाना। आई के और जे के, तो ये एक्स ये वाई, आई में कितना 2, एक्स में 2, जे में कितना 2, वाई में 2, तो ये वेक्टर आ गया। और ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा, तो tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 2/2 इज 1, तो अल्फा इज 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है? वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड √7, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √7, कितना एंगल बना रहा है? दैट मेकिंग एन एंगल इक्वल एंगल विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और कितना? 53 डिग्री। मुझे निकालना है ए वेक्टर कितना होगा, दूसरा इसका प्रोजेक्शन लेंथ कितना होगा एक्स वाई प्लेन में। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले दिमाग में एक डाउट आता है कि सर हमें कैसे पता कि ये एक 3D वेक्टर है, ये एक 2D वेक्टर भी हो सकता है। मतलब क्या कि सर ये वेक्टर हो सकता है सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही हो, या फिर वाई जेड में हो, या जेड एक्स में हो। आपको कैसे पता कि एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में लाई कर रहा है, या इसके तीनों प्लेन में कंपोनेंट आएंगे ही आएंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू 0 नहीं होगी किसी में भी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर ये 2D वेक्टर होता, तो अगर ये एक्स एक्सिस से कोई भी 2D वेक्टर, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता तो वाई एक्सिस से ये 90 - थीटा एंगल बनाता। अगर ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता तो वाई एक्सिस से 90 - थीटा एंगल बनाता। तो 2D अगर ये वेक्टर होता तो ये इक्वल एंगल्स अगर होते तो ये 45 और 45 ही होते। लेकिन यहां पर मुझे क्या दे रखा है? द वेक्टर मेकिंग इक्वल एंगल विद द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इज 53 डिग्री
कितना एंगल दे रखा है? 53 डिग्री। इसका मतलब ये एक 2D वेक्टर नहीं है। क्लियर है? 2D वेक्टर अगर ये होता तो ये एंगल 53 डिग्री ना होके 45 होता, लेकिन यहां पर कितना दे रखा है? 53 डिग्री। तो ये एक 3D वेक्टर है। तो अगर मैं वेक्टर से स्टार्ट करूं तो सबसे पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। तो ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZ के कैप। ए वेक्टर को लिख सकते हैं AXI के प्लस AYJ के प्लस AZ के कैप। दैट इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ द वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। AY is projection length of the vector along the y axis. AZ is projection length of the vector along the z axis. तो ये मेरे पास A वेक्टर आ गया। चाहूं तो मैं इसको cos अल्फा cos बीटा cos गामा की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो A वेक्टर आ जाएगा A cos अल्फा I कैप प्लस A cos बीटा J कैप प्लस A cos गामा K कैप। अगला पॉइंट, A इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वो दे रखा है क्वेश्चन में कितना? √7। तो लिख देते हैं A वेक्टर इज इक्वल टू √7। अल्फा भी दे रखा है, दैट इज मेकिंग इक्वल एंगल विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज 53। तो ये बनेगा cos 53 प्लस √7, ये भी cos 53 जे केब प्लस √7 cos गामा के केब। तो इस वेक्टर को निकालने के लिए मुझे सिर्फ क्या चाहिए? गामा। और cos गामा कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक रिलेशन हमेशा है, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहां पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा इज 53, cos 53 होता है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। cos 53 इज 3/5 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये बना 9/25 प्लस 9/25 दैट इज 18/25 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहां से cos स्क्वायर गामा कितना आया? यहां से मेरे पास आया cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 18/25 और 1 माइनस 18/25, 25 में से 18 गया तो कितना बचा? 7, दैट इज 7/25। ये आया। यहां से cos गामा आ गया आपके पास, cos गामा इज √7/5 और cos गामा आ गया। तो इसको मैं दोबारा से इसी इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। A वेक्टर इज इक्वल टू √7 cos 53 I कैप प्लस √7 cos 53 J कैप प्लस cos गामा इज √7/5, दैट इज √7 इंटू √7/5 K कैप। ये आ जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, करते हैं एक बार। cos 53 इज 3/5, दैट इज 3/5। तो यहां से बनेगा आपके पास A वेक्टर इज इक्वल्स टू √7 इंटू 3/5 I कैप प्लस √7 इंटू 3/5 J कैप प्लस √7 इंटू √7 7, दैट इज 7/5 K कैप। तो ये मेरे पास फाइनली A वेक्टर आ गया। तो यहां पे मेरा फर्स्ट आंसर आ गया कि A वेक्टर कितना होगा। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे जो बिल्कुल आसान है। हमने पढ़ाई है कि भाई प्रोजेक्शन क्या होता है वेक्टर का। प्रोजेक्शन लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड। कौन से प्लेन में? XY प्लेन में। तो क्या करते हैं? Z0। और Z0 अगर मैं करूंगा वेक्टर का तो Z0 अगर मैंने कर दिया तो बचा तो यही। तो मेरे पास अगर मैं प्रोजेक्शन लेंथ की बात कर रहा हूं तो इसके सेकंड पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्शन इन XY प्लेन, प्रोजेक्शन इन XY प्लेन क्या हो जाएगा? Z0 कर दो तो बचा कितना? आपके पास वेक्टर आएगा √7 cos 53 I के प्लस √7 cos 53 J के। √7 cos 53 I के प्लस √7 cos 53
जे केप कॉस 53 आई केप प्लस √7 कॉस 53 जे केप। कॉस 53 इज 3/5, जैसे यहाँ पे पुट किया है तो ये आएगा 3/5 √7, कॉमन आ जाएगा आई केप प्लस जे केप। मुझे क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर ऑफ दिस टर्म का स्क्वायर प्लस दिस टर्म का स्क्वायर, तो ये बनेगा 3/5 √7 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 √7 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 3/5 √14।